हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में अभी तक मैं 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वाली क्लास यानी कि क्लास 4 में हमने डिस्कस किया था इंसेम्बल्स के बारे में कि इंसेम्बल्स होते क्या हैं, उनको हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमने ये गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज वाली क्लास में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो नेट और गेट में ना पार्टीशन फंक्शन से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, जनरली न्यूमेरिकल पूछते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पे भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिजाइन कर देंगे जिसमें 1-2 स्टेप की कैलकुलेशन होती है और बाकी वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही सोल्व हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, डिफिकल्ट नहीं है। हम जैसे हमेशा पढ़ते आए हैं सिंपल लैंग्वेज में वैसे ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, इसको ना हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बताता है ये? आप ना ऐसे समझो कि जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, हम 2-3 चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर क्लास में रिपीट हो रही है। क्या है वो? माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर डीजेनरेसी, है ना। ये चीज़ें हम बार बार बोलते आ रहे हैं। तो अभी ना हमने ये देखा है कि पार्टिकल्स को हम अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जो पार्टीशन फंक्शन हमें वही बताता है। पार्टीशन फंक्शन इंडिकेट करता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब जैसे मान लो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पास जो सिस्टम है ना, उसमें लेट्स से ये 3 एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं, और मैं ना कंडीशन लगा दूँ हर किसी के ऊपर कि मान लो बहुत लो टेम्परेचर पे बताओ कि इस पर्टिकुलर लेवल में कितने पार्टिकल्स होंगे, या बहुत हाई टेम्परेचर पे बताओ इस पर्टिकुलर लेवल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, वो हमें बताता है पार्टीशन फंक्शन। समझ आया? अगर नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ना हम रिलेट करेंगे ऐसी चीज़ों से जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने बीएससी में पढ़ी हैं, एमएससी में पढ़ी है, फिर नॉर्मल अपनी नेट की प्रिपरेशन में भी देखी है। जैसे आप ना रिलेट कर पाओगे अगर मैं आपसे पूछूं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है, वहाँ पर भी हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। या फिर अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलती हूँ ये कोई एक लेवल है अपने पास, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेट्स से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल को ना मैंने बोल दिया NI, ith लेवल है मतलब ये, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा वो? डीजेनरेसी पहले हम यूज़ करेंगे। तो डीजेनरेसी को हम G से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो NI यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith लेवल इज इक्वल टू degeneracy of ith level into exponential term, कौन सी? e to the power minus ei by kt। तो ये वाला रिलेशन आई एम श्योर अगर आप एमएससी में अभी हैं तो आपने देखा होगा, बहुत बार यूज हम करते हैं, है ना। अब यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट ये है, इस वाले रिलेशन के ऊपर बेस्ड ना चाहे इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, बट वैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता हो। यहाँ पे NI क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith लेवल। GI क्या है? डीजेनरेसी ऑफ ith लेवल। EI क्या है? एनर्जी ऑफ ith लेवल। K क्या है यहाँ पे? K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। T क्या है? टेम्परेचर, कि आप कौन से वाले टेम्परेचर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे। तो ये वाला फॉर्मूला आपका थोड़ा जान पहचान का है ना। कैसे यूज़ करते हैं इसको हम? जैसे मान लो यही वाला सिस्टम लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कोई 3 लेवल्स ही हैं किसी सिस्टम में, ठीक है। लेट्स से मैं लिखा इसमें ना N0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इस वाले लेवल में मान लो N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लेवल की एनर्जी ना E0 है, इस लेवल की एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, और डीजेनरेसी मान लो इसकी G0 है, ये G1 है और ये G2 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर T पे इनमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं? हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बोलेंगे N0 इज इक्वल टू G0 e टू द पावर माइनस E0 या फिर E0 बोल लो बाय में KT। ऐसे ही N1 इज इक्वल टू
G1 e टू द पावर माइनस E1 बाई KT। ऐसे ही N2 इज इक्वल टू G2 e टू द पावर माइनस E2 बाई KT। ऐसे ही बोलते हैं, है ना। मैंने ये बोला था कि इस सिस्टम में 3 ही लेवल्स प्रेजेंट हैं। अगर टोटल 3 ही लेवल्स हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी होंगे वो इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। कहीं ये तो है नहीं कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि टोटल है, मान लो यहाँ पे 10 पार्टिकल्स हैं, इसमें सपोज इसमें 6 हैं, इसमें 4 हैं, कितने हो गए ये 10 + 10 20 पार्टिकल्स। तो हमारे पास ये 20 पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट हो और यहाँ पे मान लो 20 या लेट्स से 15 प्रेजेंट हो, ऐसे कुछ हो सकता है। बट जो 20 है ना वो रहेंगे इस सिस्टम के अंदर ही। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सारे लेवल्स में प्रेजेंट हैं उनको अगर मैं टोटल कर दूँ तो वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ही इक्वल होगा, ऐसे कह सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने होंगे, हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं N0 + N1 + N2, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे टोटल इस सिस्टम के अंदर, है ना। या फिर एक चीज देखो, यहां से मैं एक काम कर सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ना कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि जो N है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल हो गए N0 + N1 + N2 के। अब ना इसी चीज को दिखाने का एक और मेथड है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो Ni होता है वो इक्वल होता है Gi e टू द पावर माइनस EI बाई KT के, है ना, यही होता है। अब एक काम करो, दोनों साइड ना समेशन लगा दो, ठीक है। I जो है वो 0 से लेके I तक जा रहा है, ऐसे यहाँ पे भी I जो है वो 0 से लेके I तक जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हो गया, Ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith लेवल, और हमने समेशन लगा रखा है। इसी चीज को मैं ओपन करके कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ N0 + N1 + N2 + N3 ऐसे करके सो ऑन, कहाँ तक, Ni तक, यही मीनिंग है इसका, ठीक है। और ऐसे ही आगे क्या करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं G0 e टू द पावर माइनस E0 बाई KT प्लस G1 e टू द पावर माइनस E1 बाई KT, ऐसे करके कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, हमने अभी लिखा था कि जो ये N0 + N1 + N2 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल है ना। तो यहाँ पर भी क्या किया है हमने, N0 + N1 ऐसे करके अगर इसमें ith लेवल्स हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबको ऐड कर दिया, तो ये किसके इक्वल आया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल, यानी कि किसके इक्वल है, कैपिटल N के इक्वल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली कहना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ 3 ही लेवल्स हैं तो अपना पहले वाला फॉर्मूला ठीक है, N = N0 + N1 + N2, लेकिन अगर ith नंबर ऑफ लेवल्स हैं तो उस वाले केस में फिर हम ऐसे दिखा सकते हैं, 0 से लेके I तक समेशन कर रहे हैं बेसिकली ऐसे, और ये किसके इक्वल होगा, Gi e टू द पावर माइनस EI बाई KT के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। जो ये वाली टर्म है ना पूरी, इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्मॉल q से। तो ये क्या बता रहा है कि जितने भी लेवल्स हैं उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशन दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, तो उस वाले केस में हम हर एक लेवल में कितने पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीजें हमें बताता है पार्टीशन फंक्शन। क्लियर हुआ। तो इस वाली चीज को हम क्या बोल रहे थे, पार्टीशन फंक्शन। तो यहां से हम बोल देंगे अगर हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है सो दिस विल बी इक्वल टू, समेशन लगाएंगे, ध्यान रखना जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, हमें सारे चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये अपने पास क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है। आपको आई गेस थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा पार्टीशन फंक्शन का। अब एक काम करते हैं, पार्टीशन फंक्शन का प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे जैसे प्रॉपर्टीज देखोगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि पार्टीशन फंक्शन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ लिखेंगे अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है
कि ये यूनिटलेस होता है। सिंपली तो इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। ये एक नंबर होता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप खुद देखो, हमने n के इक्वल लिखा है सारी चीजों को, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टीशन फंक्शन बोल रहे हैं। तो ये एक नंबर होता है, क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो ये हमने बोल तो दिया, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे कि नंबर होता है। अभी तो हमने बोला था पार्टीशन फंक्शन इक्वल होता है gi e⁻⁻ -pi/kt के। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पर जो ये है gi, क्या है, ये डीजेनरेसी है ना, तो ये तो खुद ही नंबर होता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं, ऐसे, तो इस वाले लेवल की डीजेनरेसी कितनी आप बोलोगे, एक ही है। इसी कितनी है, डीजेनरेसी 2 है। इसी कितनी है, डीजेनरेसी 5 है। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, ऐसे वाले लेवल्स, ऐसे वाली स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम हो। तो जिन स्टेट्स की एनर्जी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेट स्टेट्स बोलते हैं, है ना। तो डीजेनरेसी का एक नंबर है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म की। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, है ना। नीचे लिखते हैं जूल पर केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में ले लेंगे, ऊपर क्या है, एनर्जी, एनर्जी हम जूल में लेंगे। तो क्या होगा, देखो, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ पे कोई यूनिट है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं है, ये भी यूनिटलेस हो गया और ये भी यूनिटलेस है। तो ओवरऑल जो अपना पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अब यहाँ से ना अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, अगर मान लो आपको एनर्जी दे रखी है जूल पर मोल में, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे आपको इस पर्टिकुलर टर्म को यूनिटलेस करना है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें जूल पर मोल, तो क्या होगा, यूनिट तो पर मोल आ गई, समझ रहे हो, पर मोल तो नहीं आनी चाहिए। तो अगर एनर्जी किसी और यूनिट में दे रखी है ना, आप उसको चेंज करके जूल्स में लेकर आएंगे। समझ रहे हो कैसे हटाओगे? अभी क्या है, जूल पर मोल है, तो जैसे मान लो सपोज करो 10 जूल पर मोल आपको एनर्जी गिवन है, हमें इसका पर मोल हटाना, कैसे हटाएंगे, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10⁻23 पर मोल। इसे डिवाइड कर देंगे सो दैट पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाए और अपने पास जूल्स में आए एनर्जी। तो ये वाली चीज आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि दोनों ही यूनिटलेस हैं, तो अपने पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो भी यूनिटलेस होता है। ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ से हमें समझ में आए कोई ना कोई नंबर ही आएगा, यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी में ना हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलने वाला है यहाँ से, तो हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन लेट्स से ith लेवल, कि ith लेवल में कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको ना आप ऐसे रिलेट करो, जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ आपका 100 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, लेट्स से आपका स्कोर रहा है 50, तो ये आपके फ्रैक्शन ही है। परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितने मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय जितने में से आए हैं इंटू 100 कर देते हो, है ना, तो ये परसेंटेज निकलती है। अगर मैं इंटू 100 ना करूँ तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। या फिर आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपने पढ़ा होगा ना सॉलिड स्टेट चैप्टर, है ना, वहाँ से रिलेट करने का ट्राई करते हैं। सॉलिड स्टेट जब आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, मैंने करवाया हुआ यूट्यूब पे। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर ना हम किसी भी क्रिस्टल में पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या होती है पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। सिंपल लिखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। जैसे देखो, अगर मैं बोलती हूँ आपको कि आपके पास ना BCC सिस्टम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो ये अपने पास पूरा क्यूब है, ठीक है, अपनी यूनिट सेल है। अगर ये BCC सिस्टम हुआ तो इसमें सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और एक बॉडी सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ
दिस इंटायर क्यूब ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्टिकल्स, उसी को हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकालते थे फिर? हम बोलते थे कि ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही करते थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये बिल्कुल वैसा सा ही है जैसे अगर हमें मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। अब यहाँ बात करें कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की है पार्टिकल्स ने, किसकी? इस पूरे क्यूब की। ठीक है, कैसे करते थे? अगर ये क्यूब इसकी साइड हम ए लेते तो क्या बोलते थे? ए क्यूब हो गई इसकी वॉल्यूम। पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? पार्टिकल साइज स्फीयर्स है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब होगा। टोटल नंबर निकाल लेंगे, कितना होता है? बेसिस में 2 होता है। ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। बेसिकली कितने यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, उन्होंने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है वो हमने ऊपर लिखा, डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम से। जैसे हमने परसेंटेज निकालते टाइम या मार्क्स निकालते टाइम क्या करा था? जितने मार्क्स आए हैं डिवाइड कर दिया था टोटल मार्क्स से। तो ऐसे ही अगर हम बात करें फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की, आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हम एक ith लेवल में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स से फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को मैंने पी आई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो पी आई किसके इक्वल होगा? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ith लेवल में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको यहाँ से रिलेट करवाया, जैसे हमने परसेंटेज से रिलेट किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आपको किसी ith लेवल की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है पार्टिकल्स की, सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ith लेवल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? इतना समझ में आया? यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपसे, सिंपली फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पूछ लेते हैं किसी भी लेवल में, सेकंड लेवल में पूछ सकते हैं, थर्ड लेवल में पूछ सकते हैं, हम ये जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ni क्या होता है? लगाओ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, gi e टू द पावर माइनस ei बाय में kt डिवाइड बाय n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि समेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे gi e टू द पावर माइनस ei बाय kt, i जो है वो 0 से लेके i तक जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसको कट नहीं कर देना हमें। ऐसा क्यों है? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जो ith लेवल की आप बात कर रहे हो, लेट्स से उसमें 5 पार्टिकल्स हैं, डिवाइड किससे होगा? ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। जैसे मान लो फर्स्ट लेवल में लेट्स से 10 पार्टिकल्स हैं, सेकंड वाले में मान लो 5 पार्टिकल्स हैं, थर्ड वाले में 7 पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे करके, ऐसे आप कट नहीं कर सकते ना इसको, समझ लो ऐड हो रहा है वो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो हम बात करनी स्टार्ट हमने करी थी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की। नीचे क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने वैल्यू पुट करी। बट ये क्या होता है? ये तो अपना पार्टीशन फंक्शन है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ दिस इम्प्लाइज पी आई इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन। तो ये अपने पास आ गया है फॉर्मूला फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, जिसका आपको रट्टा मारने की बिल्कुल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। क्लियर है ना? इतना हो गया। अब ना एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट में, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट में, तो कैसे निकालोगे? फॉर ग्राउंड स्टेट अगर हम बात करें डीजेनरेसी की, यानी कि G0 विल बी इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट में डीजेनरेसी 1 होती है। एक और चीज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 होती है। अब ना ये वाली चीज़ जो है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 होगी, ये हर टाइप के सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। अगर वहाँ दे के रखा हुआ है तो आप इसको 0 लोगे, अदरवाइज 0 नहीं लोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करना शुरू करें रोटेशनल सिस्टम, मान लो आपको रोटेशनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो रोटेशनल लेवल्स में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप 0 ले सकते हो, वहाँ पे होती है। बट अगर बात करें वाइब्रेशनल लेवल्स की, तो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 नहीं होती है। तो ये जो भी सिस्टम आप स्टडी करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी, तो इसको फिक्स मत करना। आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, उसमें जो भी क्यों ना उसके अकॉर्डिंग करना। बट अभी क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में कहा था कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में हम ट्राई करते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने का यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, सही है। तो तब तक हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में है
तो उसकी एनर्जी 0 है। जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाना स्टार्ट करेगा एनर्जी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक के लिए ठीक है, लेकिन जब भी बात आएगी वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन लेवल्स की, तो वहाँ पर फिर आप अलग अलग लोगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला सीन है और आपको फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, तो क्या होगा फॉर्मूला? ग्राउंड स्टेट यानी कि P0 लिखूंगी मैं इस बार, है ना, और ये इक्वल हो जाएगा G0 e टू द पावर माइनस E0 बाई KT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन के। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूला। I के प्लेस पे हमने 0 लिख दिया क्योंकि हमें 0 लेवल की फाइंड आउट करनी है, ग्राउंड लेवल कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये लिखा। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करो। P0 विल बी इक्वल टू G0 1 है और E0 क्या है? 0 है, तो ये तो 1 हो गया e टू द पावर 0 अपॉन KT। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो वो इक्वल टू 0 ही रहने वाला है ना। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई? ये तो 0 ही हो गया, यानी कि e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और बाय में क्या है? Q है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P0 इज इक्वल टू 1 बाई Q। ये तो यहाँ से पार्टीशन फंक्शन की एक और डेफिनेशन निकल कर आती है कि अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में हम ये कह सकते हैं पार्टीशन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। कैसे? देखो, Q इज इक्वल टू 1 बाय P0। पार्टीशन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जितनी भी होगी उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो अपने पार्टीशन फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें आपको डीजेनरेसी लेट से दे रखी है 5 और एनर्जी मान लो कुछ भी वैल्यू दे रखी है, लेट से 7 दे रखी है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा या पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितनी होगी। ठीक है, तो उस वाले केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ना नेक्स्ट केस में ये वाला आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है पहले से, इसमें हम टेम्परेचर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हम फाइंड आउट करेंगे पार्टीशन फंक्शन यानी कि Q एट लो टेम्परेचर लिमिट, एट लो टेम्परेचर लिमिट। इसका क्या मीनिंग है कि जो टेम्परेचर है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे वाले केस में हम पार्टीशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पार्टीशन फंक्शन होता है समेशन ऑफ GI e टू द पावर माइनस EI बाई में KT, I 0 से लेके I तक, ऐसे ही होगा। ये अपने पास पार्टीशन फंक्शन है और हमें फाइंड आउट करना है कि लो टेम्परेचर लिमिट पे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ देखना, यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? सबसे पहले ग्राउंड लेवल यानी कि G0 से स्टार्ट करूँगी, क्या लिखा हुआ है? I 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो G0 e टू द पावर माइनस E0 बाय में KT प्लस G1 e टू द पावर माइनस E1 बाई KT प्लस G2 e टू द पावर माइनस E2 बाय में KT एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर हम ग्राउंड स्टेट में ही निकालें सपोज, सो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में डीजेनरेसी तो इक्वल टू 1 होती है ना। या फिर जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि ग्राउंड स्टेट में पार्टीशन फंक्शन क्या होगा एट लो टेम्परेचर लिमिट, आगे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो डीजेनरेसी को हम 1 नहीं लिख सकते, हम इसको इतना ही रखेंगे। बट हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट के लिए E0 तो 0 होता है। तो इस वाले केस में कैसे करेंगे सॉल्व आगे? Q इज इक्वल टू G0 e टू द पावर 0 अपॉन KT, जो कि 0 ही हो गया, तो मैंने e टू द पावर 0 लिखा, प्लस आगे वाले एनर्जी लेवल्स का हम नहीं बता सकते कि एनर्जी कितनी होगी, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना टेम्परेचर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सब सारे केसेस में टेम्परेचर को 0 पुट कर देती हूँ, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर लिमिट पूछे क्या करेंगे? सबसे लोवेस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। हमने टेम्परेचर को 0 ले लिया, तो यहाँ पर जैसे 0 क्या होगा, मतलब E1 बाई में 0 क्या हुआ? किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो क्या आने वाला है? इन्फिनिटी आएगा। तो ऐसे करके अपने पास वाली टर्म क्या होगी? G1 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी
प्लस G2 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया है, टेम्परेचर जीरो करो, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है। ऐसे करके आप ऐसे करते जाओ जितने भी लेवल्स हैं आपके पास, ठीक है। फिर देखो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो अगर ये जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा, और ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, आगे आने वाली सारी टर्म्स में भी बाय में टेम्परेचर रहने वाला ही है, तो वो सारी क्या जाएंगे, जीरो जाएंगे वो भी आगे, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, Q इज इक्वल टू जी नोट, क्योंकि ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ से हमने बोला Q इज इक्वल टू जी नोट, Q इज इक्वल टू जी नोट। दैट मीन्स जो पार्टीशन फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया है, वो जी नोट के इक्वल आ गया है। अब इसको हम, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या समझेंगे, इसको हम ऐसे कंक्लूड करते हैं, एट लो टेम्परेचर, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि एट लो टेम्परेचर ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल, ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो उस वाले केस में सारे ही पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये आएगा कि अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल होती है, ठीक है, समझ आ गया। अब ना जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ये सॉल्व किया था लो टेम्परेचर वाला, ऐसे नेक्स्ट आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट लिखो पार्टीशन फंक्शन एट हाई टेम्परेचर, पार्टीशन फंक्शन एट हाई टेम्परेचर लिमिट, एट हाई टेम्परेचर लिमिट। तो हाई टेम्परेचर लिमिट के लिए हम मान लेंगे टेम्परेचर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने लो टेम्परेचर लिमिट के लिए सॉल्व किया था वैसे आप करो हाई के लिए, स्टार्ट करो खुद से। सो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी है। आई को जीरो से शुरू करेंगे, आई तक ले जाएंगे। जैसे मान लो अगर 10 लेवल्स हैं तो आई को जीरो से स्टार्ट करेंगे, 10 तक ले जाएंगे, है ना। यहाँ से फिर लिखेंगे Q इज इक्वल टू जी जीरो ई टू द पावर माइनस ई जीरो बाई के टी प्लस G1 ई टू द पावर माइनस E1 बाई के टी प्लस G2 ई टू द पावर माइनस E2 बाई के टी। ऐसे करके लिखते रहेंगे ith लेवल तक। लास्ट ले चाहो तो GI ई टू द पावर माइनस EI बाई के टी, ऐसे ही होगा। अब देखो अगर हम बात करें वापस से ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में E0 तो जीरो ही होता है ना अपने पास ग्राउंड स्टेट में। और यहाँ पे बोल दिया गया कि टेम्परेचर की जो लिमिट है वो टेम्परेचर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो माइनस E0 बाय में इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी ही होगा, और 1 बाय में इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास ये वाली टर्म क्या हो गई, ये वाली टर्म पे आओ पहले, ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। सो ई टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ऐसे ये वाली टर्म भी ई टू द पावर जीरो हुई इक्वल टू 1, जीरो इक्वल टू 1, ऐसे होगा, है ना। इस वाले केस में हमने पहले बोल दिया कि ग्राउंड स्टेट में E0 जीरो होगा, दैट मीन्स यहाँ से भी E0 ये भी 1 के इक्वल, ठीक है। तो ऐसा करने से होगा क्या, जो पार्टीशन फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से G नोट, यहाँ से G1 प्लस G2, ऐसे करके लास्ट में GI तक। ये तो हाई टेम्परेचर लिमिट पे हमने ये वाला रिलेशन निकाल दिया है। क्या मीनिंग हुआ इसका, जैसे लो टेम्परेचर लिमिट पे Q इज इक्वल टू G नोट आया था, हमने बोला था कि एट लो टेम्परेचर ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल। इस वाले केस में क्या है, सारी लेवल्स आ गए, है ना। तो हम ये कहेंगे एट हाई टेम्परेचर लिमिट ऑल द लेवल्स आर एक्सेसिबल। लिखो एट हाई टेम्परेचर ऑल द स्टेट्स ऑल द लेवल्स आर एक्सेसिबल। एट हाई टेम्परेचर all the states are, all the levels are accessible। that means जो particles हैं आपके सिस्टम के वो सारे लेवल्स में ही प्रेजेंट होंगे एट हाई टेम्परेचर। इतना क्लियर है। ये वाले दोनों क्वेश्चन हाई टेम्परेचर लिमिट भी और लो टेम्परेचर लिमिट भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, निकाल लोगे इतना। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट पढ़ते हैं। ये वाली चीज़ें ना हमें नेक्स्ट क्लास में यूज़ होने वाली हैं। सो फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है ना वो मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर में। पार्टीशन फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, दैट मीन्स पार्टीशन फंक्शन Q इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इनटू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इनटू वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन इनटू इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इसको ना आप ऐसे करके ध्यान में रख सकते हो कि जैसे हमने जब क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा था वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो वेव फंक्शंस होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं नेचर में, और जो एनर्जी होती है वो एडिटिव होती है। एनर्जी को हमेशा हम ऐड करते हैं, इज इक्वल टू E1 + E2 ऐसे करके करते हैं, और फंक्शंस को, वेव फंक्शन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि अगर हम 3D बॉक्स की बात करते थे तो हम मल्टीप्लाई करते थे तीनों फंक्शंस को, समझ रहे हो, है ना। तो वेव फंक्शंस बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं और एनर्जी ऐड होती है, तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। पार्टीशन फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ से भी आपको ना छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।